बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के बीए पार्ट थर्ड में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव पुनः स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम हिमालय क्षेत्र की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तुलनात्मक विवेचना करेंगे। पिछली क्लास में हमने भारत के अफवाह तंत्र के अंतर्गत, भारत के भूगोल टॉपिक के अंतर्गत प्रायद्वीपीय नदियों की विवेचना की थी और उससे पहली क्लास में हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं उनकी विवेचना की थी। हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं उनमें महत्वपूर्ण जो नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इत्यादि नदी शामिल होती हैं। और जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसमें आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, बेगई, महानदी इत्यादि नदियां शामिल होती हैं। जब हम इनकी तुलनात्मक विवेचना की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है, नंबर 1 जो तुलनात्मक का बिंदु है, सबसे पहला है जो हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं, जो हिमालय क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं उनमें अधिकतर ऐसी नदियां हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, अर्थात वो नदियां सदा नीरा हैं। सदा नीरा का मतलब है उनकी जो द्रोणी है, उनकी जो घाटी है, उसमें पूरे साल भर आपको पानी मिलेगा, वो हमेशा बहती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जैसे हमने बात बताई थी आपको, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ये ऐसी नदी हैं ज़्यादातर इनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता, अर्थात वर्षा ऋतु में पानी रहता है, बाकी टाइम पर या तो बहुत कम होता है पानी या नहीं होता है। तो पहला बिंदु हुआ सदा नीरा नदियाँ हैं हिमालय क्षेत्र की नदियाँ, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं। नंबर 2 जो तुलना का बिंदु है वो नंबर 2 लिखिए। जो हिमालय क्षेत्र की जो नदियाँ हैं, जो हिमालय क्षेत्र से जो नदी निकलती हैं वो जल जो प्राप्त करती हैं वो वर्षा के साथ साथ हिमानियों से जल प्राप्त करती हैं। हिम जो क्षेत्र हैं वहाँ से बह कर के उनमें पानी आता है, उनको पानी प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो ज़्यादातर वर्षा से जल प्राप्त करती हैं। मौसमी नदियाँ हैं उनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है और आपसे जो वर्षा जो होती है उसके बाद उनको पानी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु है हिमालय क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर नदियाँ बहुत बड़ी हैं, लंबी हैं, लॉन्गेस्ट हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत है उसकी नदियाँ कुछ लंबी भी हैं लेकिन कुछ बहुत छोटी नदियाँ हैं। जैसे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों से जो नदी निकलती हैं और जो अरब सागर में गिरती हैं वो बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं। अगला बिंदु है हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ अधिकतर मैदानी भाग से निकल के आती हैं तो अपने साथ अवसादों को बहाकर लाती हैं, अवसाद लेके आती हैं, जलोढ़ लेकर के आती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो पठारी भाग से ज़्यादातर गुजरती हैं और उनमें जलोढ़ की मात्रा कम होती है या न के बराबर होती है। इसी प्रकार से अगला जो तुलना का बिंदु है, जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ की जो नदियाँ हैं वो क्योंकि लंबी हैं और उत्तरी भारत के विशाल मैदानों से होकर के आती हैं, अपने साथ जलोढ़ लेके आती हैं, इस वजह से डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं वो डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जबकि जो अरब सागर में जो गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये भी एक इनके तुलना का बिंदु है। अगला ये भी है कि हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं उनका अफवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है, अर्थात जो उनका जो ड्रेनेज है पैटर्न है वो बहुत बड़ा है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें जो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं उनके अफवाह तंत्र बड़े हैं, जबकि अरब सागर में जो गिरती हैं उनके अफवाह तंत्र ज़्यादातर के बहुत कम हैं। तो ये आपके कुछ तुलनात्मक बिंदु हैं हिमालय क्षेत्र की नदियाँ एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ इनके बीच।
तो इसको आप घर पर करें। इसका प्रश्न लिखिए, हिमालय क्षेत्र की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। हिमालय क्षेत्र की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो तुलनात्मक विवेचना करनी है हिमालय क्षेत्र की नदियों की और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। इसमें आपको मानचित्र भी बनाना है। इस प्रश्न में आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें वो नदी शो करनी है जो हिमालय क्षेत्र की कौन कौन सी हैं और प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी हैं। प्रायद्वीप में भी फिर एक मानचित्र बनाना है, वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा इत्यादि। और दूसरे पार्ट में वो नदियाँ दिखानी हैं जो आपके अरब सागर में गिरती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती इत्यादि। तो इस प्रश्न को आप घर पर करें और जब ऑफलाइन कॉलेज में आप आएँ तो चेक कराएं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा झीलें, भारत की जो झीलें हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। देखिए, ध्यान रहे कि कश्मीर घाटी में एक डल झील है, डल और वुलर झील कश्मीर की हैं, जिसमें डल झील में शिकारा बड़े प्रसिद्ध है पर्यटन की दृष्टि से। शिकारा वस्तुतः एक नाव में एक घर होता है और तैरते हुए होते हैं और उनको बुकिंग होती है। उनको कोई भी रेंट पर एक रात के लिए, एक दिन के लिए ले लेता है और उनको वो चलायमान कंडीशन में झील में वो तैरते रहते हैं। तो शिकारा के लिए डल झील प्रसिद्ध है, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। क्या आपने अभी तक यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम बात करें तो राजस्थान में जो माउंट आबू है वो एक पर्यटन स्थल है, एक हिल स्टेशन है और नक्की झील इसमें चार चांद लगाती है। नक्की झील के चारों तरफ पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहते हैं, जैसे कैस्पियन, मृत और अरल सागर। भारत में बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। या कुछ झीलें ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोकुर झील का निर्माण करती है। स्पिटम, बार, रोदियम, लेगून झीलों का निर्माण करती है। चिल्का झील, ये लेगून झीलें, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के राजस्थान की सावर झील जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी बांध मार्ग बन गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झीलों का निर्माण हो जाता है, जैसे गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यंत लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक करती है। झीलों का प्रयोग जलविद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटकों को बढ़ाती हैं, हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था में बहुत व्यापक महत्व है। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है, अतः अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट
ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं, किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। अब नदी प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। देश में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विकास ये कारण है जो नदी प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में प्रारंभ किया गया एवं इसे 31 मार्च 2000 को बंद किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने वाली कुल 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अभी तक 69 योजनाएं इस कार्य योजना के तहत पूरी हो चुकी हैं। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर इसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नदी किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। नदी तंत्र महत्वपूर्ण संसाधन है। एक अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए नदी की व्यापक भूमिका है, जल की व्यापक भूमिका है, झीलों की व्यापक भूमिका है। पर्यटन विकास, कृषि विकास, औद्योगिक विकास सब के लिए ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।